हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट इन एग्ज़ाम्स टू स्कोर गुड मार्क्स। और इसका हम पार्ट 2 कवर कर रहे हैं आज। पार्ट 1 असल में काफ़ी लंबा हो गया था, तो इसलिए हमें पार्ट 2 भी बनाना पड़ा इसका, क्योंकि हमारे पास बहुत पॉइंट हैं। पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया था कि 20 पॉइंट्स हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट हमारे पास 26-27 पॉइंट्स हो चुके हैं। तो जितना मैं इसके बारे में बनाता जा रहा हूँ उतना ही और पॉइंट्स मिलते जा रहे हैं। तो पिछले जो वीडियो था उसमें हमने कवर किया था कि जब आपको कॉपी मिले एग्ज़ाम में तो कैसे उस कॉपी को एग्ज़ामिन करें, कैसे उसमें मार्जिन्स खींचें, क्या चीज़ें उसमें हाईलाइट करके लिखें, पेन आपका कैसा होना चाहिए ताकि आप ज़्यादा लिख पाएँ, या फिर पेन को पकड़ने से और 3 घंटे लिखने के लिए आपके उंगलियों की क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में देखा था। अभी आज देखते हैं हम अपना 11th पॉइंट, रीड क्वेश्चन प्रॉपरली। अक्सर क्या होता है कि हम इतना जल्दबाजी में होते हैं पेपर में कि जैसे ही पेपर मिला बस जल्दी से पढ़ा क्वेश्चन और लिखने लगे कॉपी में, जबकि जल्दी पढ़ने से हमें कई सारी मिस्टेक्स उसमें हो सकती हैं। मैंने कुछ मिस्टेक्स इसमें ली हैं, देखिए। जैसे पहला एग्जांपल है नंबर्स बिटवीन 101 to 150, या फिर एक लाइन लिखिए नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 101 to 150। तो ये 101 to 150 तो दोनों में लिखा है, लेकिन दोनों में जो नंबर्स आएंगे वो अलग अलग आएंगे। आप देखिए इसमें नंबर्स बिटवीन 101 एंड 150, इसका मतलब ये हुआ जाकर के 101 और 150 के बीच के नंबर, यानी कि 102 से स्टार्ट होके 149 तक के नंबर आएंगे। जबकि अगर हम कहते हैं नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 101 to 150, तो इसमें 101 भी आएगा और 150 भी आएगा और बाकी ये वाले नंबर्स तो आएंगे ही आएंगे। तो कहने का मतलब है जरा सा लैंग्वेज में बदलने से और हमारा पूरा मीनिंग क्वेश्चन का बदल जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें कि वो क्या कह रहा है। अगला है जैसे विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज़ नॉट ट्रू। अब हमने क्या किया, जल्दी से पढ़ा और बस ट्रू पे नज़र गई हमारी, तो हमने देखा कौन सा सही है। मान लिया 3 भी सही थे, या वो तो हमने एक दिखा सही पहला, उसी को आंसर कर दिया। जबकि इसमें क्या लिखा है, नॉट ट्रू। इसका मतलब 4 ऑप्शंस में से 3 सही होंगे और एक गलत होगा, तो आपको वो गलत वाला लिखना है, जबकि जल्दबाजी में देखने की वजह से ही गलती हो सकती है। एक और एग्जाम्पल लिया हमने, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। जल्दी में देखा केवल एडवांटेज, सबको नज़र आता है कि एडवांटेज ही पूछी जाएंगी, लेकिन यहाँ पे जैसे डिसएडवांटेज कर दिया है, तो आपको उसमें डिसएडवांटेज लिखनी है। आपने जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ा और पता लगा आप इसको एडवांटेज पढ़ गए, तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चंस को प्रॉपरली पढ़ लेना चाहिए, फिर उसका आंसर करना चाहिए। अब आते हैं हम अपने 12th पॉइंट पे। तो जो हमारा 12th टॉपिक है वो ये है कि यूज़ शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है, इसके लिए आप मेरा मेमोरी वाला वीडियो मैंने बनाया है, उसको देख सकते हैं। और शॉर्ट टर्म मेमोरी किस तरह से डेवलप करनी है, इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कि एग्ज़ाम के टाइम कैसे प्रिपरेशन करें, उसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी डेवलप करने का तरीका बताया है मैंने, तो उसको वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। और यहाँ पर केवल इतना है कि आप शॉर्ट टर्म मेमोरी इसलिए डेवलप कर लें अपने अंदर कि जब भी कॉपी मिले आप फ्री फ्लो में सारे क्वेश्चंस करते चले जाएं। इससे मतलब ही ना हो आपका कि पहला कब करना है कि दूसरा, आपको जो दे दिया जाए। जब आपके अंदर शॉर्ट टर्म मेमोरी डेवलप हो जाएगी तो उस केस में आप जो क्वेश्चन आपसे कह दिया जाएगा आप बस लिखना स्टार्ट कर दोगे, तो ऑर्डर वाइज सारे क्वेश्चंस होते चले जाएंगे और कहीं भी आपको भूलने की समस्या नहीं आएगी। तो इसके लिए मैं फिर से रेफ़र करूँगा आपको कि आप मेमोरी वाला मेरा वीडियो कि हाउ टू बूस्ट द मेमोरी, और आपको जो है वो ये वाला वीडियो शॉर्ट टर्म मेमोरी कैसे डेवलप करें एग्ज़ाम टाइम में, ये वीडियोस आप ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इसके बाद हम आते हैं अपने 13th पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट हमारा आता है टाइम मैनेजमेंट। ये करना सबसे ज़रूरी होता है पेपर में, क्योंकि अगर आपने टाइम मैनेजमेंट आपका गड़बड़ हो गया तो पता ये लगेगा कि शुरुआत के जो 1-1 मार्क्स 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन थे वो तो आपके सब अच्छे से हो गए, लेकिन जो लास्ट के 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन है पता लगा 2 क्वेश्चन छूट गए। तो ये सीधा नुकसान आपके जो है मार्क्स को करेगा जाकर। तो टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आप पिछले साल के क्वेश्चंस पेपर उठा के देख सकते हैं कि 1-1 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन कितने कितने आते हैं, तो उस हिसाब से आपको कितना टाइम इन पे देना चाहिए, और लॉन्ग क्वेश्चन जो 3 या 5 मार्क्स के हैं वो कितने आते हैं और कितना टाइम उनको आपको देना चाहिए। और घड़ी से बराबर नज़र रखें कि जो जितना टाइम इनके लिए फ़िक्स था उतने ही टाइम में ये हो जाए। अगर बचता है तो आप 1-2 क्वेश्चन स्किप कर दीजिए और इन पे आ जाइए। जब इसमें से टाइम बच जाए तो आप वापस उन क्वेश्चंस को कर लीजिएगा जाके,
क्योंकि यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से 5 नंबर मिलने हैं और वहाँ पे एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से 1 या 2 नंबर मिलने हैं। तो ये टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। लास्ट में अगर आपका कोई क्वेश्चन छूट भी रहा है तो जल्दी में आप उसमें इक्वेशंस जो उसमें यूज़ हो रही हैं या कोई कर्व है वो बना दीजिए आप उसका, या कोई फॉर्मूला है वो लिख दीजिए, तो कुछ ना कुछ तो नंबर मिल ही जाएंगे। लेकिन अगर पूरा ही छूट गया आपसे क्वेश्चन तब तो कोई नंबर में आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है एग्ज़ाम में। आइए अब चलते हैं हम 14th पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 14th पॉइंट है यूज़ मैक्सिमम हेडिंग्स। जैसे कभी कभी हम लोगों की आदत रहती है कि एक चीज़ लिखी, फिर अगले पैरा से दूसरी चीज़ लिखने लगे, फिर तीसरे पैरा से तीसरी चीज़। ऐसे में एग्जामिनर को समझ में नहीं आता आपने क्या चीज़ कहाँ लिखी। तो इसलिए इन चीज़ों को आप हेडिंग के अंदर अगर लिखेंगे तो वो केवल हेडिंग देख करके जज कर सकता है कि आपने सही लिखा है या नहीं लिखा है। देखिए, आप ये मत सोचिए कि एग्जामिनर से एक एक शब्द पढ़ता है या एक एक लाइन पढ़ता है तभी उसे पता लगेगा। एग्जामिनर की इतनी हैबिट पड़ चुकी होती है कि वो एक सेकंड में नज़र मार के देख सकता है कि पेज में जो इन्फॉर्मेशन लिखी गई है वो रिलेवेंट है या रिलेवेंट, और सही है या गलत, इसका भी अंदाज़ा कर लेता है। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप हेडिंग पढ़ करके ही पता कर लेते हैं कि हाँ इसके अंदर क्या लिखा है, या एक पैराग्राफ में आपको पूरे शब्द देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन आप पढ़ लेते हैं कि हाँ इसमें ये बताया गया है। तो सेम ऐसे एग्जामिनर्स जो हैं एक नज़र डालते हैं, तो एक नज़र में अगर उनको वो चीज़ें हेडिंग दिख गई, जैसे डेफिनीशन, मान लिया फिजिक्स का कोई क्वेश्चन है तो डेफिनीशन, कंसेप्ट, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेज, लिमिटेशंस, ये हेडिंग अगर अलग अलग पढ़ी हैं तो इनके अंदर वो डायग्राम या फॉर्मूला देख के वो एकदम से जज कर लेगा कि ये क्वेश्चन बच्चे ने किस तरह से किया है, और उसी के अकॉर्डिंगली मार्क्स दे देगा। वो जितनी आसानी से समझ जाए आपकी कॉपी उतने ही मार्क्स अच्छे मिलेंगे आपको। सीधा सा फंडा ये है। तो इसलिए आप जब भी लिखें तो हेडिंग ज़रूर डालें उसमें, बिना हेडिंग के कभी भी कुछ ना लिखें आप। अब आते हैं हम अपने 15th पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट हमारे पास आता है लेंथ ऑफ एन आंसर, मतलब एक आंसर लिखने की लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो ये आंसर लिखने की लेंथ जो होती है वो डिसाइड होती है कि कितने नंबर का क्वेश्चन है। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 लाइन से काम चल जाएगा आपका, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 3-4 लाइन से काम चल जाएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन है 1 पेज, आधा पेज, पौन पेज या 1 पेज से काम चल जाएगा, और 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 1.5 या 2 पेज से काम चलेगा आपका। मैं फ़िज़िक्स के सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। और अगर आप इससे ज़्यादा जानते हैं तो 3 नंबर के क्वेश्चन में लेंथ बढ़ा सकते हैं, 5 नंबर में बढ़ाना चाहें और बढ़ा सकते हैं, लेकिन 1 नंबर के क्वेश्चन में ज़्यादा लेंथ बढ़ाने से फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए आप ये देखिए कि मार्किंग क्या है, उस हिसाब से आप अपने आंसर की लेंथ लिखिए। पता लगा आपको 2 नंबर वाला क्वेश्चन तो बहुत अच्छा आता है और 5 नंबर वाला नहीं ज़्यादा अच्छा आता है, आपने 2 नंबर वाला क्वेश्चन तो 2 पेज में लिख दिया और 5 नंबर वाले क्वेश्चन में 2 ही लाइन लिखी, तो इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा नुकसान ही है। उसमें 2 ही नंबर मिलेंगे और इधर पता लगा 1 ही नंबर मिला आपको। तो इसलिए जितने क्वेश्चन की जो लेंथ मार्किंग है उसी हिसाब से उसके आंसर की लेंथ रखनी चाहिए हमें। इसके अलावा कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप किसी भी आंसर की लेंथ अपने आप बढ़ाना चाहें, बस ये है कि अगर आपकी साल भर नोट्स लिखने की प्रैक्टिस रही है तो आप लेंथ कितनी भी कर सकते हैं किसी क्वेश्चन की, लेकिन उससे किसी दूसरे क्वेश्चन की लेंथ पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वो मार्क्स के अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट करने हैं आपको। तो ये हमारा 15th क्वेश्चन पार्ट था। अब आइए चलते हैं हम 16th पॉइंट की तरफ। तो 15th पॉइंट है हमारे पास हाउ टू फिल ए पेज। इसका मतलब यह है कि पेज में आपको जो लिखना है वो किस तरीके से लिखना है ताकि एग्ज़ामिनर के सामने आपकी कॉपी ज़्यादा इम्प्रेसिव बन सके। तो मैं इसके लिए कुछ पॉइंट सजेस्ट करूँगा कि पेज में आप इस तरह से इन्फॉर्मेशन लिखें कि एग्ज़ामिनर को ये लगे कि बच्चे के पास मैटर बहुत ज़्यादा है और पेज कम। कहने का मतलब ये है कि आप ऐसा ना करें कि पता लगा केवल आधे ही पेज पे लिख रहे हैं, इतना बस लिख रहे हैं आप, इतना पेज खाली छूटता चला जा रहा है, बस आपने इतना लिख दिया। या फिर डायग्राम बनाना है, पता लगा आपने पूरा लिखा तो पूरा, लेकिन जब डायग्राम बनाने का नंबर आया तो आपने ये डायग्राम इस तरह बना दिया और फिर नीचे लिखना शुरू कर दिया। तो इससे ऐसा देखने में लगेगा कि डायग्राम के लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में जो है आपने अननेसेसरी जगह छोड़ दी है, केवल इसलिए कि पेज बढ़ जाए आपका। जो क्वेश्चन 1 पेज में या 2 पेज में होना था वो 3 पेज में होने लगे, इसलिए आपने ऐसा किया। जबकि इसमें करेंगे कि आप केवल इतना करना है आपको, ये डायग्राम थोड़ा सा शिफ्ट करके आप इधर बना दीजिए। इससे क्या होगा, केवल 1 लाइन आपकी कम होगी और वो इतने में ऐसे आ जाएगी। तो लाइन तो 1 ही कम हुई और उतने में 4 लाइन बन गई जा करके आधी, लेकिन इसे देखने में आपका ये इंप्रेशन जाएगा एग्ज़ामिनर के सामने कि आपने पेज को बर्बाद करने की कोशिश नहीं की है, यानी कि आपने जो भी लिखा है सॉलिड लिखा है। तो इससे एग्ज़ामिनर पे इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा
और वो आपको इसमें भी मार्क्स ज़्यादा देगा और आगे जो क्वेश्चंस हैं उनमें भी मार्क्स आपको ज़्यादा मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इन बातों का जो है वो विशेष ध्यान रखें। ये हमारा 15th पॉइंट था। अब आते हैं 16th पॉइंट पे। तो अब हम आते हैं अपने 16th पॉइंट पे, स्पेशल फोकस ऑन डायग्राम, ग्राफ, इक्वेशंस, फार्मूला। मतलब क्या है कि किसी भी क्वेश्चन में डायग्राम और ग्राफ या इक्वेशंस या फार्मूले अगर हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान इन्हीं चीज़ों पे देना है लिखने में। लैंग्वेज पे उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लिया सपोज़ करो ये आपका घर है, ये आपका मेन गेट है, ये आपका ड्राइंग हॉल है, इसमें ये सोफ़ा पड़ा है, कुर्सियाँ पड़ी हैं कुछ, फिर इधर से दरवाज़ा है, इधर ये बेडरूम है, ये टॉयलेट है, ये दूसरा बेडरूम है और फिर पीछे आंगन है। अब आपका घर जो है मान लिया सपोज़ करो आपने 2-3 दिन से सफाई नहीं करी, सब अस्त व्यस्त पड़ा है आपका पूरा घर, और फिर आपके पास फ़ोन आता है कि कोई मेहमान आपके यहाँ जो है वो थोड़ी देर के लिए मिलने के लिए कोई गेस्ट आ रहा है 2 घंटे के लिए। तो अगर मान लिया कोई गेस्ट आपके यहाँ आ रहा है और आप अब घबरा जाते हो कि आधे घंटे में गेस्ट आ रहा है और मैं कैसे पूरा घर साफ़ करूँ, तो आप क्या सफाई अगर करोगे आधे घंटे में तो किस चीज़ की सफाई करोगे? आप जो है वो इन कमरों की और टॉयलेट की सफाई नहीं करेंगे जाके। आप क्या करेंगे, चूँकि आपका गेस्ट आके गेस्ट रूम में बैठेगा तो आप जहाँ पर उसे बैठना है वहाँ से जो चीज़ें हैं वो साफ़ दिखें, केवल इतनी मेहनत करनी है आपने। इसके लिए हो सकता है कि आप जल्दबाजी में झाड़ू लगाएं और झाड़ू का कूड़ा फेंकें ना, वो कूड़ा सोफ़े के नीचे ही कर दें चाहें जल्दबाजी में, और कुर्सियाँ उर्सियाँ सही से रख के सोफ़े के कपड़े जो हैं पता लगा उन्हीं सोफ़ों के नीचे भर दिए, सबको सोफ़ों के ऊपर जो कपड़े फैले थे वो सोफ़ों के नीचे भर दिए और इधर उधर करके बस ओवरऑल लुक अपने ड्राइंग हॉल का मैनेज कर लेना है, ताकि जब गेस्ट आए तो वो देखे कि हाँ ड्राइंग हॉल इसका बिल्कुल सही है, बाकी अंदर क्या पड़ा है उससे मतलब ही नहीं। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन में अगर मान लिया सपोज़ करिए हमने आंसर लिखा, तो आंसर लिखने में एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि आपकी कॉपी में वो हर लाइन पढ़ेगा, उसको 2-3 मिनट में पूरी कॉपी निपटानी है। तो करना क्या है आपने, डायग्राम के अंदर क्वेश्चन के अंदर अगर कहीं पे डायग्राम है तो उसे अच्छी तरह से लेबलिंग कर दीजिए उसकी, कि हाँ भाई इसके अंदर ये चीज़ है, ये चीज़, जिससे वो डायग्राम पे एकदम नज़र पड़ेगी उसके कहीं पे अगर बना है तो। कोई ग्राफ कहीं पे खींचा है तो उसकी एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट किया है आपने, वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट किया है, ये डिटेलिंग में लिख दीजिए। कहीं इक्वेशन लिखी है तो उसे बॉक्स में बंद कर दीजिए ताकि साफ नज़र आ जाए कि हाँ ये सही है, देखो तो इसका मतलब सही लिखा होगा। फॉर्मूला है तो उसे बॉक्स में कर दीजिए, कहीं डेफिनेशन लिखी है तो उसे अंडरलाइन कर दीजिए। इन सब चीज़ों से क्या होगा कि जो दिखने वाली चीज़ें जो जल्दी दिखती हैं वो चीज़ें आपने क्लियर कट करके उसे दिखा दी। तो अगर अब लैंग्वेज आपकी में थोड़ा ऊंच नीच है भी लैंग्वेज में तो उसका कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। तो इसलिए जो चीज़ पहली नज़र में दिखती है पहले ध्यान उन पे दीजिए आप। अब पता लगा आपने डायग्राम बना दिया इस तरह कि डायग्राम तो हल्का टेढ़ा मेढ़ा जैसा तैसा और लेबलिंग कुछ है ही नहीं उस पर, इसका मतलब यह है कि आपने दूर से कहीं किसी बच्चे से देख के नकल मार ली। ग्राफ लिखा है तो उसमें एक्स एक्सिस पे कुछ है ही नहीं, वाई एक्सिस पे कुछ है नहीं। अब ओम्स लॉ का ग्राफ खींचना है और ओम्स लॉ के ग्राफ में कुछ नहीं, आपने ऐसे लाइन खींच दी, तो इस पर तो 0 नंबर भी दे सकते हैं हम, कोई कुछ नहीं कह सकता। इसमें वी और आई कहाँ क्या है कोई पता ही नहीं लग रहा है। तो इसलिए इस तरह की चीज़ों से बचें और जो चीज़ साफ दिखती है उसे और अच्छी तरह से प्रेजेंट करें ताकि आपको मार्क्स अच्छे मिल सकें। इसके बाद हम चलते हैं अपने 17th पॉइंट की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमारा 17th पॉइंट है हैंडल द मिस्टेक्स। अगर मान लिया क्वेश्चन करते टाइम आपसे बीच में कोई गलती हो जाती है तो उसको हैंडल कैसे किया जाए। तो उसके लिए ये करना चाहिए हमें कि कभी भी आपको अगर मान लीजिए सपोज़ आपकी ये 3 लाइन गलत हो गई हैं तो कभी भी इनको इस तरह से ना काटें कि पता लगा उन 3 लाइनों को आपने पूरा का पूरा जो है कलर कर दिया। करना ये चाहिए आपको कि जो लाइनें आपने लिखी हैं उनको एक सिंगल लाइन से ऐसे काट दीजिए, या जो भी शब्द अगल गलत लिखे हैं, जो भी वर्ड गलत लिखे हैं उसको सिंगल लाइन से आप काट दीजिए और उसके बाद दोबारा से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। एग्ज़ामिनर के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो इस तरह की चीज़ों को देख पाए, है ना। वो तो डायग्राम ग्राफ वगैरह ये सब देखेगा, अगर उसकी नज़र पड़ भी गई तो भी कोई बैड इंप्रेशन नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने इस तरह से कलर कर दिया तो फिर तो उसकी नज़र पक्का पड़ेगी और वो समझ जाएगा कि आपको जो है वो मेमोरी में कुछ प्रॉब्लम है, या कुछ आप भूल गए थे, या कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है, या माइंड में स्टेबल नहीं है, और फिर वो गलतियाँ ढूंढना स्टार्ट कर देगा ढंग से। फिर वो उसमें नंबर ज़रूर काटेगा, पूरे दे ही नहीं सकता।
तो इसलिए जब भी कटिंग करें इस तरह की तो उसको सिंगल लाइन से कट करके और फिर दोबारा लिखना स्टार्ट कर दें, ताकि वो अगर माइन्यूटली चेक करे तभी उसे पता लगे, अदरवाइज़ वो ना पता कर पाए। तो स्टूडेंट्स, जब मैंने इसका पहला पार्ट बनाया था इस वीडियो का, तो मैंने सोचा था कि मेरे पास 20 पॉइंट्स हैं और मैं 10 पॉइंट्स लेकर के एक वीडियो में कवर कर दूंगा, यानी कि 2 वीडियो इसके लिए सफिशिएंट रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, वीडियो बनाता गया, तो वो पॉइंट्स की संख्या जो है वो बढ़ती चली गई। अब मेरे पास टोटल पॉइंट्स लगभग 26-27 हो चुके हैं, जिसमें से 10 हमने पहले पार्ट में कवर किए। वीडियो लंबा हो गया तो फिर हमने पार्ट 2 बनाया। अब यहाँ पे 7 पार्ट्स और जब कवर किए हैं तो वीडियो फिर से लंबा होने लगा है और हमारे पास अभी लगभग 10 पॉइंट्स कवर करने के लिए और है। तो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर रोक रहा हूँ और इस वीडियो के बाद हम अगले वीडियो में कुछ और पॉइंट्स देखेंगे 17 के आगे। तो अपने अगले 3rd पार्ट में जब हम पार्ट 3 बनाएंगे इसका, उसमें हम कवर करेंगे यूज़ कनेक्टिंग वर्ड्स और फास्ट स्टार्ट करके हमेशा स्पीड बनाए रखें और हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। व्हाट टू डू इफ़ फॉरगेट, अगर हम कोई चीज़ भूल जाए वाले क्वेश्चन बीच में तो क्या करें, और लॉन्ग क्वेश्चन इन शॉर्ट टाइम, लंबा क्वेश्चन है, टाइम कम बचा है हमारे पास तो उसको कैसे करें। क्वेश्चन विच वी डोंट नो, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है हमें, तो वो कैसे करें। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं या नहीं करने हैं। आफ्टर आंसर चेक द क्वेश्चन, आंसर करने के बाद क्वेश्चन दोबारा से क्यों चेक करें। और ट्राई फॉर स्मार्ट चीट्स, कुछ स्मार्ट चीट्स हैं उनको ट्राई करेंगे। तो ये पॉइंट्स अभी और बचे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये भी, तो मैं इनको 3rd पार्ट में कवर करूँगा। अब 3rd पार्ट हमारा जितना भी लंबा होगा वो हम ये पॉइंट सारे कवर करेंगे उसमें, क्योंकि 3 पार्ट से ज़्यादा बढ़ाना ठीक नहीं है इस चीज़ को। तो फिर से मैं वही बात दोबारा से दोहराऊँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा करके ऑल सेलेक्ट कर लें। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये कैसा लगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।